नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सचिन है। मैं एक डिलीवरी बॉय था। सुबह से शाम तक मेरा बस यही काम था। मोटरसाइकिल पर मैं इतनी तेजी से निकलता था जैसे कोई पायलट अपने जहाज को मंजिल तक पहुंचाने की जल्दी में हो। जहां दूसरे डिलीवरी बॉय दिन भर में 5 ऑर्डर पूरे कर पाते थे, वहीं मैं 10 से 12 ऑर्डर आराम से पूरे कर देता था। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बेरोजगारी और गरीबी होती है, लेकिन भगवान ने मुझे शकल सूरत अच्छी दी थी। कई लोग मजाक में कहते थे कि अगर मैं डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म न पहनूं तो कोई भी मुझे इस काम का नहीं समझेगा। उस दिन भी मैं उसी घर के सामने खड़ा था जहां पिछले 2 महीने से हर दूसरे दिन मेरा आना जाना लगा हुआ था। वहां रहने वाली लड़की का नाम किरण था। जैसे ही मेरी बाइक गेट के सामने रुकती, वह पहले से दरवाजा खोलकर खड़ी मिलती। उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती। मैं सामान उसे देता, वह मुस्कुराकर पैसे देती और धन्यवाद कहती। धीरे धीरे हमारी 2-4 बातें भी होने लगी। एक दिन उसने मेरा नंबर ले लिया। उसने कहा, हर बार नया डिलीवरी बॉय आता है और मेरे घर का रास्ता समझ नहीं पाता। कभी दाएं मुड़ जाता है, कभी बाएं। तुम यहीं आसपास रहते हो, इसलिए मैं तुम्हें ही बुला लिया करूंगी। फिर मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी मेहनत के 50 रुपये अलग से दूंगी। मैंने बेचते हुए हामी भर दी, क्योंकि उसका घर मेरे इलाके में ही था और मुझे भी सुविधा हो जाती थी। समय बीतने लगा। कभी पिज्ज़ा, कभी बर्गर, कभी किराने का सामान मैं ही पहुंचाने लगा। अब वह मुझसे खुलकर बातें भी कर लेती थी। उसकी बातों में अपनापन था और मेरे मन में भी उसके लिए एक अलग सी जगह बनने लगी थी। हालांकि मैं हमेशा खुद को समझाता कि वह अच्छे घर की लड़की है और मैं एक साधारण डिलीवरी बॉय। हमारे बीच कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन दिल तरक का कहाँ मानता है। एक रात करीब 1 बजे मैं घर पहुंचा था। ठंड बहुत थी। खाना खाकर बरामदे में चारपाई पर रजाई ओढ़कर बैठा ही था। छोटी बहन से चाय बनवाई और गर्म चाय की चुस्कियां ले रहा था कि तभी किरण का फोन आ गया। मैंने घड़ी देखी तो रात का 1 बज रहा था। फोन उठाया तो उधर से उसकी चहकती आवाज आई। बोली, सचिन, बहुत मन कर रहा है पिज्ज़ा खाने का, प्लीज़ मेरे लिए एक पिज़्ज़ा ले आओ। मैंने हंसकर कहा, इस वक्त मैं रजाई में हूँ और गर्म चाय पी रहा हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी ठंड में बाहर निकल जाऊंगा? वह बोली, मुझे बहुत भूख लगी है। घर में दाल बनी थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सुबह के बाद से कुछ ढंग का नहीं खाया, प्लीज़ मना मत करना। मैंने मजाक में कहा, 1 लाख रुपये दोगी तब भी नहीं आऊंगा। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, अच्छा 200 ले लेना। फिर बोली 300, फिर 500। आखिर मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ठीक है, आता हूँ। उसने खुश होकर कहा, थैंक यू सचिन। मैंने जैकेट पहनी, बाइक उठाई और निकल पड़ा। रास्ते भर सोचता रहा कि आखिर वह हर बार मेरे आने से पहले तैयार होकर क्यों खड़ी रहती है। क्या वह सिर्फ अच्छी इंसान है या फिर मुझे लेकर उसके मन में कुछ अलग है? लेकिन अगले ही पल खुद को समझा देता कि शायद मैं बेवजह ज्यादा सोच रहा हूँ। मेरा घर बहुत साधारण था। पिताजी की छोटी सी मिठाई की दुकान थी। माँ घर संभालती थी। 3 बहनें थी और घर में सिर्फ 2 कमरे। एक में माँ पापा रहते थे और दूसरे में मेरी बहनें। मेरे हिस्से में बरामदा आया था जहाँ मेरी चारपाई लगी रहती थी। माँ ने कमेटी डालकर मेरे लिए एक पुरानी बाइक खरीदी थी और उसी से मेरी रोजी चलती थी। मैं चाहता था कि किसी तरह जिंदगी बदल जाए, शायद इसीलिए मैं हर ऑर्डर पूरी मेहनत से करता था। पिज्जा लेकर जब मैं किरण के घर पहुंचा तो काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। मैंने बेल दोबारा बजाई। कुछ पल बाद दरवाजा खुला तो सामने एक उम्रदराज आदमी खड़ा था। उसके पीछे किरण घबराई हुई दिखाई दी। उस आदमी ने सख्त आवाज में पूछा, कौन हो तुम? मैंने कहा, जी डिलीवरी बॉय हूँ, पिज्जा लेकर आया। उसने बोहे चढ़ाकर कहा, मैंने कोई पिज्जा नहीं मंगवाया। मैंने एक नज़र किरण की तरफ देखा। वह धीरे से इशारे में मना कर रही थी कि उसका नाम न लूं। मैंने झट से कहा, शायद एड्रेस में गलती हो गई है। सामने वाले घर से भी पूछ चुका हूँ, वहां से मुझे यहाँ भेज दिया गया। वह आदमी बोला, ये हमारा ऑर्डर नहीं है, जाओ यहाँ से। मैंने विनती करते हुए कहा, अंकल, अगर आप ये पिज्जा रख लें तो मेरे पैसे बच जाएंगे। शायद किसी ने मजाक किया है। वह कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बोला, कितने का है? मैंने कीमत बताई तो उसने पैसे दिए और पिज्जा लेकर अंदर चला गया। मैं राहत की सांस लेकर लौटने ही वाला था कि तभी अंदर से उसकी ऊंची आवाज सुनाई दी। वह किरण से कह रहा था, शुक्र करो ये लड़का किसी और का ऑर्डर लेकर आया था। अगर मुझे पता चलता कि तुमने रात को पिज्जा मंगवाया है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आजकल मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे बाहर के ऑर्डर कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। तुम इस घर की बहू हो, घर की मर्यादा का ध्यान रखा करो। जरूरत से ज्यादा किसी अजनबी से घुलना मिलना ठीक नहीं होता। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं संजय को कनाडा से बुला लूंगा और तुम्हारे मायके वालों से भी बात करूंगा। ये सुनते ही मेरे कदम वहीं रुक गए। मुझे पहली बार पता चला कि किरण शादीशुदा है। मेरे मन में जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। मैं चुपचाप वहां से लौट आया। अगले दिन उसका फोन आया। उसने कहा, कल रात मेरी बात छिपाने के लिए शुक्रिया। मैंने सीधा पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन मेरी जिंदगी उतनी आसान नहीं जितनी बाहर से दिखती है। मेरे पति कनाडा में नौकरी करते हैं, महीनों घर नहीं आते। यहाँ मैं अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ। घर का हर फैसला
वही करते हैं। मेरे पास अपने खर्च के लिए भी पैसे नहीं होते। मैं बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाकर थोड़ा बहुत ही जमा कर लेती हूँ ताकि अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। उसकी आवाज़ में उदासी साफ महसूस हो रही थी। मैंने कहा, जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता देना, लेकिन ध्यान रखना कि मैं तभी आऊँगा जब घर में सब ठीक हो। उसने कुछ पल चुप रहकर कहा, पता नहीं मैंने तुमसे ये सब क्यों कह दिया। शायद इसलिए क्योंकि तुमने कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाया। उसकी बातें मेरे दिल को छू गई। उस दिन के बाद हमारी बातों का सिलसिला पहले से थोड़ा बढ़ गया था। जब भी किरण घर में अकेली होती या किसी बात से परेशान होती तो मुझे फ़ोन कर लेती। मैं भी उसकी बातें सुनकर उसे हिम्मत देता। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मैं उसकी चिंता ज़रूरत से ज़्यादा करने लगा हूँ। एक रात करीब 12 बजे उसका घबराया हुआ फ़ोन आया। उसने कहा, सचिन घर पर कोई नहीं है। मम्मी जी और पापा जी गाँव गए हैं। मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। अगर हो सके तो थोड़ी देर के लिए आ जाओ। मैंने पहले मना किया और कहा कि तुम्हारे घर आना ठीक नहीं होगा। अगर कोई अचानक वापस आ गया तो लोग गलत मतलब निकालेंगे। लेकिन उसकी आवाज़ इतनी डरी हुई थी। आखिर मैं उसे दिलासा देने के लिए वहाँ पहुँच गया। वह पहले से दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दी। उसने मुझे अंदर आने को कहा। मैं झिझक रहा था, लेकिन सिर्फ उसका डर कम करने के इरादे से अंदर चला गया। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बैठाया और पानी लेकर आई। मैंने कहा, मुझे ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। तुम सभी दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छी तरह बंद कर लो और आराम से सो जाओ। मैं सिर्फ ये देखने आया था कि तुम ठीक हो। तभी बाहर तेज़ बारिश शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में मौसम इतना ख़राब हो गया कि बाहर निकलना मुश्किल लगने लगा। बिजली की तेज़ गड़गड़ाहट से किरण फिर घबरा गई। उसने कहा, प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाओ, बारिश रुक जाएगी तब चले जाना। मैं लगातार यही सोच रहा था कि मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन बाहर का मौसम भी साथ नहीं दे रहा था। एक तेज बिजली चमकी तो वह डर कर मेरे बिल्कुल पास आ गई। मैंने तुरंत खुद को संभाला और उससे कहा कि घबराओ मत, सब ठीक है। मैंने उसे सोफे पर बैठाया और पानी दिया। कुछ देर बाद हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। उस रात भावना और हालत ने हम दोनों की समझ को कमज़ोर कर दिया। हमसे एक ऐसी बड़ी गलती हो गई जिसका एहसास होते ही दोनों पूरी तरह टूट गए। कुछ देर बाद किरण की आंखों से आंसू थे और मेरे मन में गहरा पछतावा। उसने कांपती आवाज में कहा, सचिन यह नहीं होना चाहिए था। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे डर लग रहा था। मैंने सिर झुका लिया और कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। उसने कहा, अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन इसका बोझ शायद पूरी जिंदगी रहेगा। मैं वहां से भारी मन लेकर अपने घर लौट आया। रास्ते भर मेरे मन में यही चलता रहा कि अगर उस समय मैं थोड़ा और समझदारी से काम लेता तो शायद ये दिन कभी नहीं आता। घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, रात कहाँ थे। मैंने बहाना बना दिया कि बारिश की वजह से दोस्त के घर रुक गया था। माँ ने कहा, कम से कम एक फ़ोन तो कर देते। पूरी रात हम सब परेशान रहे। मैं बिना कुछ बोले अपना बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद मेरी आंखों में बहुत दूर तक नहीं थी। अगले कई दिन तक मैंने खुद किरण से बात नहीं की। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती रही। फिर एक दिन उसका फ़ोन आया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, पता नहीं क्यों लेकिन मैं तुमसे बात किए बिना रह नहीं पा रही हूँ। मैंने उसे समझाया कि हमें उस रात की गलती को दोहराना नहीं चाहिए। उसने कहा, मैं भी जानती हूँ, लेकिन अब दिल और दिमाग की लड़ाई शुरू हो गई है। मैंने फिर कहा, किरण तुम शादीशुदा हो, हम अपनी सीमाएं समझनी होंगी। उसने जवाब दिया, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी की तन्हाई ने मुझे बहुत कमज़ोर कर दिया है। उसके बाद भी हमारी बातचीत बंद नहीं हुई। मैंने कई बार उसे सिर्फ हिम्मत देने के लिए मिलता, लेकिन धीरे धीरे हम दोनों फिर भावनाओं के बहाव में बहने लगे। हर मुलाकात के बाद मेरे मन में अपराध बोध बढ़ता जाता था। मुझे महसूस होने लगा था कि यह रास्ता आखिरकार हम दोनों को मुश्किल में डाल देगा। मैं कई बार उससे दूरी बनाने की कोशिश करता, लेकिन फिर उसका एक फ़ोन मुझे वापस उसी जगह खड़ा कर देता। कुछ दिनों तक सब सामान्य दिखाई देता रहा, लेकिन मेरे भीतर बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। मैं चाहता था कि किरण से दूरी बना लूं, लेकिन हर बार उसका ख्याल मुझे फिर उसी रास्ते पर खड़ा कर देता। एक दिन अचानक उसका फ़ोन आना बंद हो गया। मैंने कई बार कॉल की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने संदेश भी भेजे, मगर हर बार सन्नाटा ही मिला। मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। कहीं घर वालों को हमारे बारे में शक तो नहीं हो गया, कहीं मैं किसी बड़ी परेशानी में तो नहीं है। कई रातें मैंने बिना ठीक से सोए गुजार दी। आखिरकार एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कम से कम एक बार जाकर उसकी खैरियत तो पूछ लूं। मैंने बहाना बनाया और एक पिज़्ज़ा लेकर उसके घर पहुंच गया। दरवाज़ा किरण ने ही खोला। मुझे सामने देखकर वह घबरा गई। धीमी आवाज़ में बोली, सचिन तुम यहाँ क्यों आए हो। मैंने कहा, कई दिनों से तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली, इसलिए चिंता हो रही थी। उसने इधर उधर देखा और बोली, अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं है, घर में सब लोग मौजूद है, तुम वापस चले जाओ। लेकिन उस समय मेरा दिल मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मैं उससे सिर्फ 2 मिनट बात करना चाहता था। उसने मजबूरी में मुझे अंदर आने दिया और जल्दी से अपने कमरे की तरफ ले गई ताकि किसी की नज़र न पड़े। कमरे में पहुंचते ही उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा, तुमने अचानक बात करना क्यों बंद कर दिया। उसने जवाब दिया,
क्योंकि मुझे लगने लगा कि हम दोनों बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि तुम ठीक हो। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब हम अपने फैसलों की कीमत समझनी होगी। हम दोनों की बातचीत अभी चल ही रही थी कि अचानक बाहर किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। किरण का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसने खिड़की से बाहर देखा और घबरा कर बोली, लगता है संजय आ गए हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जल्दी से कहा, तुम पर्दे के पीछे छिप जाओ, मौका मिलते ही मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। मैं चुपचाप कमरे के कोने में खड़ा हो गया। कुछ ही पल बाद दरवाज़ा खुला और एक युवक मुस्कुराते हुए अंदर आया। उसने कहा, किरण, मेरा सरप्राइज कैसा लगा? मैं आज बिना बताए आ गया। उसकी बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि यही उसका पति संजय है। किरण ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की और मुस्कुराकर कहा, उसका स्वागत किया। संजय ने पूछा, मम्मी पापा कहाँ हैं? उसने जवाब दिया कि वे कुछ काम से बाहर गए हैं। संजय ने कहा, अच्छा है, आज हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। मैं पर्दे के पीछे खड़ा हर शब्द सुन रहा था। मेरे मन में पछतावा और बेचैनी दोनों बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर बाद संजय दूसरे कमरे में चला गया। मौका मिलते ही किरण मेरे पास आई और बोली, सचिन, अब एक पल भी मत रुको। पिछला दरवाजा खुला है, वहीं से निकल जाओ। मैंने उससे कहा, अपना ध्यान रखना और किसी मुसीबत में मत पड़ना। उसने सिर्फ इतना कहा, अभी यहाँ से चले जाओ। मैं बिना कोई आवाज़ किए पीछे के रास्ते से बाहर निकल आया। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं जिस रास्ते पर चल पड़ा हूँ उसका अंत सिर्फ परेशानी है। इसके बाद किरण ने मुझसे लगभग सारी बातचीत बंद कर दी। उसने शायद तय कर लिया था कि वह अपनी ज़िंदगी संभालना चाहती है, लेकिन मैं खुद को समझा नहीं पा रहा था। मैं उसे लगातार संदेश भेजता रहा, कभी जवाब नहीं आया। मेरे मन में बेचैनी इतनी बढ़ गई कि मैं काम पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। मेरे लिए अब पीछे लौटना आसान नहीं था। मैंने कई बार खुद को समझाया कि मुझे अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन दिल हर बार किरण की तरफ खींच जाता। एक दिन मैंने सोचा कि आखिरी बार उसे मिलकर सारी बातें साफ कर दूंगा और फिर हमेशा के लिए उससे दूर हो जाऊंगा। मैं उसके घर पहुंचा तो उसने दरवाज़ा खोला। मुझे देखते ही वह परेशान हो गई। उसने कहा, सचिन, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा, बस 2 मिनट बात करनी है, फिर मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। उसने मुझे जल्दी से अंदर बुलाया ताकि बाहर खड़े होकर कोई हमें देख न ले। वह लगातार यही कहती रही कि अब सब खत्म हो चुका है और हमें अपनी अपने ज़िंदगी में लौट जाना चाहिए। मैं भी यही चाहता था, लेकिन मन की उलझन मुझे शांत नहीं रहने दे रही थी। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुल गया। सामने उसके ससुर खड़े थे। कुछ ही क्षणों में घर का माहौल बदल गया। उन्होंने मुझे देखकर जोर से आवाज़ लगाई। शोर सुनकर घर के दूसरे लोग भी वहां आ गए। किसी को मेरी बात सुनने की फुर्सत नहीं थी। सबने यही मान लिया कि मैं गलत इरादे से घर में घुसा हूँ। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं सिर्फ बात करने आया था, लेकिन किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। थोड़ी ही देर में संजय भी वहां पहुंच गया। उसने गुस्से में मुझसे सवाल किया। मैंने सच बताने की कोशिश की, लेकिन हालात मेरे खिलाफ जा चुके थे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब किरण ने भी डर और दबाव में मुझसे किसी भी तरह के रिश्ते से इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह लड़का मुझे परेशान कर रहा था और कई दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बार बार कहता रहा कि सच्चाई कुछ और है, लेकिन उस समय मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। मामला पुलिस तक पहुंच गया। जांच हुई और परिस्थिति ऐसी बन गई कि मुझे भी अपनी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ी। जेल की सलाखों के पीछे बैठकर मैंने पहली बार अपनी पूरी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखा। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने शुरुआत में ही सही फैसला लिया होता तो शायद आज ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। मेरे बूढ़े माँ बाप पुलिस थाने और अदालतों के चक्कर लगाते रहे। उन्होंने अपनी जमा पूंजी मेरे मामले में लगा दी। जब भी उनसे मिलने का समय मिलता और मैं उन्हें देखता तो खुद से नजरें नहीं मिला पाता था। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि मेरी ये गलत पसंद और गलत फैसले की सज़ा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ी। मैंने वहीं बैठकर यह भी समझा कि किसी एक इंसान की चालाकी या झूठ के आधार पर पूरे स्त्री या पुरुष समाज के बारे में फैसला करना सही नहीं होता। दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। उस घटना में मेरी भी बड़ी गलती थी, क्योंकि मुझे शुरुआत में इसी माँओं का सम्मान करना चाहिए था। अगर किसी का रिश्ता पहले से है तो उससे दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। भावनाओं में बहकर किया लिया गया एक फैसला कई जिंदगियां बदल सकता है। आज जब मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ तो किसी को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को सावधान करने के लिए सुनाता हूँ। अगर कभी आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई मौका आए जहाँ दिल और सही गलत की लड़ाई हो, तो हमेशा सही रास्ता चुनिए। कुछ पल की भावनाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनके नतीजे कई साल तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है। अगर मेरी कहानी से किसी एक इंसान को भी सही समय पर सही फैसला लेने की प्रेरणा मिल जाए, तो मुझे लगेगा कि मेरी गलती से निकला यह सबक बेकार नहीं गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए अनुभव के साथ। धन्यवाद दोस्तों। और आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमको कमेंट में बताना मत भूलना।
धन्यवाद दोस्तों।